ध्यान दो बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि KLMN का खोज हमने किया, KLMN का खोज किया अल्फा कण की बमबारी करा करके, अल्फा कण की बमबारी करा करके किस पर? उसी कैथोड किरणों पर, उसी कैथोड किरणों को जो कैथोड किरणें हमको डिस्चार्ज ट्यूब से मिला था, और उस डिस्चार्ज ट्यूब से निकलने वाली कैथोड किरणों को जब हमने ऐसे धातु पर प्रवाहित किया जिस धातु का क्वथनांक और घनत्व बहुत ऊंचा था, क्वथनांक और घनत्व क्या था बेटा? बहुत ऊंचा था, उस पर हमने प्रवाहित किया था। तो उस पर हमने क्या किया था बेटा? प्रवाहित किया। और प्रवाहित करने के बाद हमें जो रेज मिला, हमें जो रेज मिला उसी रेज को हमने क्या कहा? यक्स किरण, एक्स किरण, उसी को हमने क्या कह दिया बेटा? एक्स किरण या यक्स रेज, उसी को ना कहेंगे हम। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर यक्स किरण की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? यक्स किरण की। चलिए ये भी अच्छी बात है। फिर मोजले आए और मोजले ने फिर इस प्रयोग को दोहराया, और दोहराने के बाद जब ये यक्स किरणें निकल रही थी तो यक्स किरणों के आगे एक फ्लोरोसेंस लगा दिया, ग्रीन फ्लोरोसेंस लगा दिया, यानी कि ग्रीन पर्दा लगाया जिस पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो सकती है। और उस ग्रीन पर्दे से जो किरणें निकली और जिनकी आवृत्ति ज़्यादा थी उसे उन्होंने के कहा, जिनकी आवृत्ति कम थी उसे उन्होंने यल कहा, जिसकी और कम थी उसको यम, और जिसको और कम था क्या था बेटा? यन था। इस तरह से हमने KLMN का खोज कर डाला था। आज बात करना है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर। देखिए जरा, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। मैं बताऊं बेटा 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने ही, यानी कि जेम्स चैडविक ने ही अल्फा कणों को सही क्रम से व्यवस्थित करके, अल्फा कणों को सही क्रम से व्यवस्थित किया, क्योंकि इन्होंने अल्फा कण की बमबारी कराई थी बोरॉन पर और बेरिलियम पर, तो जाकर के हमको क्या मिला था बेटा? न्यूट्रॉन मिला था, याद आया? तो जब इन्होंने उस प्रयोग को 1913 ईस्वी में ही उन्होंने किया था। कब किया था? 1913 में ही। लेकिन अभी 1932 ईस्वी में। कब किया था? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। लेकिन यहाँ पर 1953 ईस्वी में फिर इन्होंने अल्फा कणों की व्यवस्था को देखा कि अल्फा कण जो निकले हैं उनको सही से व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने उन्हीं कणों को, उन्हीं अल्फा कणों को उन्होंने क्या कह दिया बेटा? परमाणु क्रमांक कह दिया। चूंकि जो अल्फा कण थे बेटा वो धनावेशित थे। जो अल्फा कण थे वो क्या थे बेटा? धन आवेशित थे। अल्फा कण क्या थे? धन आवेशित। जब अल्फा कण धन आवेशित थे तो जो परमाणु क्रमांक था वो भी क्या निकला बेटा? धन आवेशित। कहा गया कि परमाणु क्रमांक भी कौन? धनावेशित भाग होगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? इन्होंने कहा कि जो परमाणु क्रमांक है, जितना किसी परमाणु में प्रोटॉन मौजूद होंगे वही उसकी संख्या होगी। अब सवाल फंस गया। क्या फंस गया? कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है सर वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। किसकी संख्या के बराबर? यानी कि कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है किसी परमाणु में निहित, परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु में निहित कुल धनायनों की संख्या या कुल ऋणायनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में निहित या तो धनायनों की संख्या ले लीजिए, धनायन कहाँ होंगे? उसके नाभिक में होंगे, या तो ऋणायनों की संख्या ले लीजिए, ऋणायन कहाँ होंगे? उस नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। उस नाभिक के बाहर क्या लगा रहे हैं बेटा? चक्कर लगा रहे हैं। उसे क्या कह दिया गया? परमाणु क्रमांक। और इसे दर्शाया जाता है बेटा कैपिटल जेड से। इसे दर्शाया जाता है बेटा कैपिटल जेड से। हम परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं? दर्शा देते हैं। यहाँ तक कि मोजले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रयोगों में अपने और भी चीज़ें बताई थी। लेकिन एक और साइंटिस्ट हुए जो यह बताए, वांडेनब्रुक। क्या नाम था उनका? वांडेनब्रुक। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। वांडेनब्रुक। अब ये वांडेनब्रुक जो महाराज थे, इन्होंने कहा कि जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है वह आवर्त सारणी में तत्वों को जिस क्रम से रखा गया है वही संख्या है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कौन सी संख्या है? आवर्त सारणी में तत्वों को जिस क्रम में रखा जा रहा है उसी क्रम को हम क्या कह देंगे बेटा? परमाणु क्रमांक कह देंगे। वांडेनब्रुक ने भी एक सुझाव दिया। क्या दिया? सुझाव। इन्होंने मतलब पूरी तरह से नहीं कहा, लेकिन कहा कि परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक काफ़ी चीज़ों को बता रहा था।
परमाणु क्रमांक क्या कर रहा था, काफ़ी चीज़ों को बता रहा था। अब जरा समझिए यहाँ पर बेटा, चूँकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या भी है, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है ना। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और किसकी संख्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब समझिए यहाँ पर जरा, मैं कहूँ कि अगर किसी तत्व में, जैसे मान लीजिए कि सोडियम, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 11। कितना होता है बेटा, 11। तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वह भी 11 और जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी कितनी होगी, 11। सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि Na+ में प्रोटॉन की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आ रहा है समझ में, ध्यान से देखिए। मैं कहूँ कि Na यानी कि सोडियम में परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी, 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होगा प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, बराबर। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11। लेकिन कह रहा है कि अगर Na+ हो जाए, यानी कि सोडियम आयन की अगर बात करें, किसी उदासीन परमाणु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी आवेशित परमाणु की बात कर रहा हूँ। आवेशित का मतलब या तो धन आवेश हो नहीं तो ऋण आवेश हो, या तो धन आवेश हो या तो क्या बेटा, ऋण आवेश हो। तो इस धन आवेश की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें अब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 10। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि घट गया ना, क्योंकि क्या हो गया बेटा, घट गया। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो Na+ में 10 तो लिखेंगे, चलिए बात सही है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, हाई संख्या भी 11 ही होगा। हाई संख्या कितनी होगी बेटा, 10। देखो ये संख्या 11, ये संख्या कितनी होगी, 10। क्यों, क्योंकि इसमें से जो ये प्लस हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। कौन बाहर गया है बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। तो बात समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है बेटा। अगर पूछे कि Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 10। Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 10, ये ना। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास कुल कितने परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन कितने बेटा, 17। अगर क्लोरीन माइनस हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन इसके थे 17 और इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 17। लेकिन माइनस का मतलब इसने बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्रोटॉनों की संख्या तो 17 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गया। एगो बढ़ गया, एगो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है, प्रोटॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। प्रोटॉनों की संख्या इसमें माइनस कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, माइनस। तो प्रोटॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि किसकी संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि बाहर ही ना इलेक्ट्रॉन है और बाहर ही प्रोटॉन है। तो लेना होगा तो भी बाहर ही लेगा और देना होगा तो भी बाहर से ही देगा, अंदर वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब कहते अगर किसी तत्व का निरूपण करना है, तत्व का क्या करना है बेटा, तत्व का निरूपण। अगर तत्व का निरूपण करना है, प्रदर्शित करना है, तो मान लीजिए कि कोई तत्व है जिसको कहते हैं यक्स, जिसको क्या कहेंगे बेटा, कोई तत्व है यक्स, कोई भी तत्व है। तो सर उसका परमाणु क्रमांक कहाँ लिखेंगे और परमाणु भार कहाँ लिखेंगे। तो परमाणु क्रमांक देखिए आप उसके नीचे लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। और परमाणु भार कहाँ लिख सकते हैं, उसके ऊपर ही लिखिए, चाहे बाएँ लिखिए और चाहे कहाँ लिखिए, दाएँ लिखिए। चाहे बाएँ लिखिए चाहे दाएँ लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स है, एक तरफ A और एक तरफ Z, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लीजिएगा कि जो ऊपर है वह उस तत्व का परमाणु भार है, जो नीचे है वह उस तत्व का परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो जो परमाणु भार होता है द्रव्यमान संख्या के अगर लगभग बराबर है तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वह सर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की क्या होता है, बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के द्रव्यमान संख्या निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक होता है Z। क्या होता है, Z। जैसे मान लीजिए अगर आपको नाइट्रोजन का लिखना है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। बोलो लिखा गया, बोलो ना। इधर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 7N14 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिएगा कि परमाणु भार जो होगा, जो परमाणु भार होगा वो ऊपर लिखाएगा या तो बाएं या तो दाएं, और जो परमाणु क्रमांक होगा वो नीचे लिखाएगा, चाहे बाएं और चाहे क्या बेटा, दाएं। और भी लिख सकते हैं आप, ये पहला हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन 8 होता है और ऊपर कितना होता है, 16। तो इसको ऐसे लिखिए, या आप 8 ऑक्सीजन कितना बेटा, 16, ऐसे लिखिए। तो किसी का भी ऐसे आप लिख सकते हैं ना। समस्थानिक किसे कहेंगे, शब्द सबने सुना है कि समस्थानिक किसे कहेंगे।
आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? आइसोटॉप्स। समस्थानिक किसे कहेंगे? आइसोटॉप्स क्या है? देखिए, तो किसी तत्व के नाभिक के विघटन से, किसी तत्व के नाभिक के विघटन से, देखिए विघटन से एक अल्फा कण, किसी तत्व के नाभिक के विघटन से एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण निकल जाए। कितने बीटा कण निकल जाए बेटा? दो बीटा कण निकल जाए तो समस्थानिक का निर्माण होता है। कोई पूछे कि समस्थानिक बनता कैसे है, तो सबसे पहले बताइए कि समस्थानिक कैसे बनेगा? समस्थानिक कैसे बनेगा? बनेगा बेटा किसी भी तत्व, कोई भी तत्व, दुनिया का कोई भी तत्व, हाइड्रोजन से लेकर के और यूरेनियम तक, ठीक है ना, हाइड्रोजन से लेकर के कहाँ तक बेटा? यूरेनियम तक। किसी भी तत्व का नाभिक अगर टूटेगा, नाभिक अगर क्या हो जाए? टूट जाए, तो उस नाभिक से अगर एक गो अल्फा निकल जाए, एक गो अल्फा का मतलब होता है ना 2 गो प्रोटॉन, ठीक है, और 4 गो उसका भार, एक गो अल्फा का। तो अगर एक गो अल्फा कण निकल जाए, जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम ले लें हम एग्जाम्पल, कि 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है, ठीक है ना, और परमाणु भार कितना होता है बेटा? 238। अगर इसमें से अल्फा निकाल दे, अगर इसमें से हम क्या निकाल दे बेटा? अल्फा। जब इसमें से अल्फा निकालोगे ना तो 4 गो भारवा में से कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 234 होगा ना, यूरेनियम, और 2 गो में से निकल जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 90। समझ में आ रहा है? अल्फा कण का मतलब क्या? 2He4, ये ना अल्फा कण है, 2He4। तो 2 गो में से निकल गया तो 90 हो गया, 4 गो में से निकल गया तो क्या हो गया? 38। अब एक बीटा कण निकालेंगे तो बीटा कण में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो कम करिए। एक बीटा कण का मतलब हो गया 234 यूरेनियम, कितना बेटा? 91। कितना बेटा? तो कम होगा, माइनस होता है, क्या करता है? ग्रहण करता है, और ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे समझ में? ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है 92 यूरेनियम 234 के बाद अगर एक और बीटा निकल जाए, अगर एक और बीटा निकल जाए इसमें से, तो क्या बचेगा बेटा? 234 यूरेनियम, और ये जगह कितना हो जाएगा? 92। देखो तो 92 और कितना बेटा? 92, यानी कि 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 234, ये एक दूसरे के क्या हो गए? समस्थानिक। क्या हो गया बेटा? समस्थानिक। तो परिभाषा क्या होगा सर? ये तो समझ में आ गया कि किसी परमाणु के नाभिक के विघटन से एक अल्फा और 2 बीटा कण निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। इसको बताया कितने सा? सोडी ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है बेटा? सोडी। सोडी ने इसे बताया था, ठीक है ना। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? तो भिन्न 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान, परंतु परमाणु भार क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। परमाणु क्रमांक समान है 92 और 92, है ना, लेकिन परमाणु भार क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? समस्थानिक। जैसे जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक बेटा? हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन का समस्थानिक एक, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 का भार होगा 1। एक होता है बेटा 1H2, एक होता है बेटा 1H3। देखो परमाणु क्रमांक सबका समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है कि नहीं है? तो देखो जरा, इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या कहेंगे बेटा? इसको कहते हैं बेटा ड्यूट्रियम, ड्यूटीरियम, ठीक है ना। और इसको कहते हैं बेटा ट्राइटियम। क्या कहेंगे बेटा? अब इस ट्राइटियम को कैपिटल टी से दर्शाते हैं, ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से दर्शाते हैं, और प्रोटियम को पी से भी दर्शा सकते हैं और एच से भी दर्शा सकते हैं, कोई सब दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या बेटा? ट्राइटियम। ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई समस्थानिक होगा, जब भी कोई समस्थानिक होगा तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। देखिए अब यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे, प्रोटॉन एक ही है, नीचे दिख रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी इसमें कितने हैं बेटा? 1 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो भी कितना है बेटा? 1। जगह नीचे नहीं है तो मैंने लिख रहा हूँ।
यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 1। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 ही है, 1 ही न्यूट्रॉन है। 1 और 1 देखो, एगो न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तब ना भार इसका 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? बात समझ में आया? यानी कि जब समस्थानिक होंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे हमेशा बेटा? बराबर। प्रोटॉन क्या होंगे हमेशा बेटा? बराबर। बोलो बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हमने देखा समस्थानिक वे 2 या 2 से अधिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यह है। बात समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए तो एक विशेष बात पर ध्यान दो। समस्थानिक हमने पढ़ लिया, समस्थानिक के बारे में इतना काफ़ी है। हमें यह जानना है कि समस्थानिक का उपयोग करते कहाँ पे हैं? समस्थानिक का उपयोग कहाँ करते हैं? समस्थानिक के उपयोग से पहले एक और चीज़, जैसे आपने एक सुना होगा भारी जल, सुने ना बेटा? और भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O। तो भारी जल का सूत्र D2O। क्या D कोई तत्व है? D संकेत से कोई तत्व जानते हैं? अभी बताए हैं। क्या बेटा? सर ड्यूटीरियम ऑक्साइड होगा। कौन सा ऑक्साइड होगा बेटा? ड्यूटीरियम ऑक्साइड होगा। कौन सा ऑक्साइड हो गया? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल इस्तेमाल किया जाता है ना। इसके पहले एक 1H1 था, एक 1H2 था और एक 1H क्या था बेटा? जो 1H3 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। जो 1H3 होता है ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। और ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। भारी जल का भी इस्तेमाल हो जाता है और इसका इस्तेमाल हम पीने में कर लेते हैं ना। तो समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? मेन समस्थानिक का उपयोग साइंटिस्ट की दुनिया में, वैज्ञानिकों की दुनिया में भी, ठीक है ना, उनके इंडस्ट्री में होता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग करते हैं इसका। और अपने वहाँ मतलब दवाएं बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है बेटा 20 फी को लगभग 27 कितना होता है बेटा? 27। और इस 27 का जो मास है वो कितना बेटा? 60 है। कितना है? 60। तो कोबाल्ट का उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? कैंसर के उपचार में। आयोडीन का इस्तेमाल, जिसका मास कितना होगा? 131। मास कितना होगा? 131। इसका उपचार हम किस में करेंगे बेटा? थायराइड के उपचार में। थायराइड यहाँ पर होता है गले में, वहाँ पर एक हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, जिसके कम या ज़्यादा होने से घेघा रोग भी होता है। तो इसके उपचार में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल हम किस में करते हैं? P32 फास्फोरस, जिसका एटॉमिक मास 32 है। वास्तव में अगर देखा जाए तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और एटॉमिक मास इसका होता है 31। कितना होता है बेटा? 31। यानी कि 15P31 और 15P32 दुगो होता है। समझ में आ रहा है? तो 15P32 का उपयोग हम करते हैं हड्डियों के कैंसर के उपचार में। किसमें करेंगे? हड्डियों के कैंसर के उपचार में। और C4 का उपयोग कहाँ पर होगा बेटा? पुरातत्वों की आयु जानने में। मतलब इतिहास में खुदाई होती है। इतिहासकार क्या करते हैं? खुदाई करने का काम करते हैं। तो इतिहासकार जो खुदाई करने का काम करते हैं और जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं, 200 साल, 400 साल, 1500 साल, 1000 साल पुरानी जो चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को C14 का इस्तेमाल करके पता लगाया जाता है कि वास्तव में यह चीज़ कितनी पुरानी है। समझ में आया? ये चीज़ कितनी पुरानी है, उसका पता लगाने के लिए हम C14 का इस्तेमाल करते हैं। और C12 का इस्तेमाल करते हैं हम बेटा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए। अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान संख्या या परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? C12 का इस्तेमाल करते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गया? आ गया ना? चलिए अगले क्लास में बता देंगे।